वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग संगम युग या संगम काल को पढ़ रहे थे, जो कि प्राचीन भारत का हिस्सा है। और इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि चोल वंश और पांड्य वंश जो है वह पूर्व मध्यकाल का हिस्सा था और इस प्राचीन भारत का भी हिस्सा था। तो हम लोग इसे पूर्व मध्यकाल में ही पढ़ लेंगे, और ताकि चोल वंश और पांड्य वंश, जिसमें सबसे बड़ा साम्राज्य था चोल वंश का, और यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, और प्राचीन भारत के भी कुछ हिस्सों को हम लोग समाप्त कर लेंगे, जिसके कारण प्राचीन भारत का जो सिलेबस है वह छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। हमने संगम युग के बारे में पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में देख लिया। अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म और भी सारे फैक्टों को हमने देखा। तो चलिए उसके बाद, चूंकि हम लोग जानते हैं कि चेर, चोल और पांड्य यही तीन प्रमुख राजवंश थे संगम युग में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था चोल वंश। हालांकि चेर और पांड्य भी इंपॉर्टेंट थे, जो कि छोटे छोटे थे। तो हम लोग देखते हैं चेर राजवंश को। संगम युग में चेर राजवंश को हम लोग देखते हैं। तो चेर वंश जो था उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो संगम युग का एक प्रमुख राज्य, जिसका प्रमुख प्रांत आधुनिक केरल, जिसके अंतर्गत कोयम्बटूर तथा सलेम जो था वह जो वर्तमान में सलेम कहा जाता है, उसे प्राचीन में कोंगू जनपद के नाम से जाना जाता था। कोंगू जनपद याद रखेंगे, शामिल। तो संगम युग का एक प्रमुख राज्य था चेर वंश, जिसका प्रमुख प्रांत आधुनिक केरल क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत कोयम्बटूर और सलेम के क्षेत्र आते थे। जो वर्तमान में कोयम्बटूर और सलेम का क्षेत्र है, वही क्षेत्र संगम युग में चेर वंश के अंतर्गत आते थे। और सलेम का प्राचीन नाम क्या था? तो कोंगू जनपद। तो ये सभी क्षेत्र शामिल थे। संगम कवियों के द्वारा चेरों की प्राचीनता को महाभारत के युद्ध से जोड़ने का प्रयास। तो संगम कवियों ने चेर वंश के प्राचीन इतिहास को महाभारत से जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि इसके तथ्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती, इसके बारे में वास्तविकता का पता नहीं चलता, इसे काल्पनिक माना जाता है। तो संगम कवियों के द्वारा चेरों की प्राचीनता को महाभारत के युद्ध से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित चेरपाद में चेरों की जानकारी, इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य एवं संगम साहित्यों से भी चेरों की जानकारी। तो चेर वंश के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो एक वैदिक ग्रंथ था, तो वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण का एक भाग है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित चेरपाद में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या लिखा गया है? चेरपाद, जिसमें चेरों की जानकारी वर्णित है। साथ ही रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य और संगम साहित्यों से चेर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्यों के अनुसार चेर राज्य का विस्तार आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोचीन तक। तो संगम साहित्यों के अनुसार क्या पता चलता है कि जो चेर वंश था उसका विस्तार आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र और साथ ही साथ उत्तरी त्रावणकोर एवं कोचीन तक फैला था। याद रखेंगे कि संगम साहित्यों के अनुसार चेर राजवंश का विस्तार आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी त्रावणकोर एवं कोचीन तक विस्तृत था। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को
कुडावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलैयर एवं बनारवर आदि नामों से प्रसिद्धि। महाभारत के अनुसार केरल का प्राचीन नाम चेर। तो अशोक के शिलालेख में इस चेर वंश को केरल पुत्र के नाम से जाना गया है। तो चूंकि केरल जो था इसी चेर वंश की शासन के कारण ही प्रचलित है, क्योंकि महाभारत में केरल का प्राचीन नाम चेर ही बताया गया है। तो अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र के नाम से, तो केरल पुत्र के नाम से यह जो चेर राजवंश था चर्चित था। यह बात किससे पता चलता है? तो अशोक के शिलालेख से। साथ ही साथ चेर राजवंश को कुडावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलैयर एवं बनारवर आदि के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह क्षेत्र था केरल पुत्र, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि केरल पुत्र के नाम से चर्चित राजवंश कौन था? तो चेर राजवंश। और यह बात अशोक के शिलालेख से पता चलता है। और साथ ही साथ कुडावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलैयर और बनारवर के नाम से भी यह जाना जाता है। और महाभारत के अनुसार केरल का प्राचीन नाम क्या था? तो चेर था। इनका राजकीय चिन्ह धनुष बाण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट। यह पूछा गया है कि धनुष बाण किस संगम युग के राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? तो यह चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह था धनुष बाण। याद रखेंगे, धनुष बाण चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह था। इंपॉर्टेंट है। चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो मुजरिस, टोंडी, पश्चिमी तट। तो मुजरिस एक और था, शायद मुजरिस को ही मुसिरी कहते हैं, लेकिन इसका नाम नोट कर लेंगे। एक और था मुसिरी, मुसिरी याद रखेंगे। तो मुजरिस, टोंडी, पश्चिमी तट और मुसिरी ये सभी जो थे चेर राजवंश के समय प्रमुख बंदरगाह थे। और इनके साथ रोमन साम्राज्य का ये व्यापार होता था। तो याद रखेंगे, क्योंकि चेर राजवंश में सबसे ज्यादा व्यापार यदि किसी के साथ हुआ तो वह यवनों के साथ हुआ, अर्थात रोमन साम्राज्य के साथ हुआ। तो प्रमुख बंदरगाह थे मुजरिस, टोंडी, पश्चिमी तट और मुसिरी। चेर वंश की राजधानी वंजी, जिसे वनप कहा जाता था, केरल देश के नाम से प्रसिद्ध। तो इसकी जो राजधानी थी चेर वंश की वह वंजी थी, जिसे वनप और केरल देश के नाम से भी जाना जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चेर वंश की राजधानी कौन थी? तो चेर वंश की राजधानी थी वंजी, जिसे वनप या केरल देश के नाम से भी जाना जाता था। चेर वंश के समय प्रमुख घटना, चेर वंश के समय एक प्रमुख घटना हुई। 150 ईस्वी में चेरों के द्वारा चोल शासक करिकाल की हत्या और बाद में चोलों ने चेर राजा की हत्या कर दी और इसके बाद दोनों राज्यों में समझौता हो गया। तो 150 ईस्वी के लगभग यह घटना घटी और उस समय जो शासक था वह कौन था? तो उदयन जनरल था, याद रखेंगे। नेदुन जेरल आदम था। तो इंपॉर्टेंट है यह कि इस समय की प्रमुख घटना थी चेर राजवंश की। तो 150 ईस्वी में चेरों के द्वारा चोल शासक करिकाल की हत्या कर दी गई। तो संगम युग में जो चोल शासक था वह करिकाल था और चोल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। और बाद में इस करिकाल की हत्या का बदला लेने के लिए चोल राजाओं ने इस चेर शासक की भी हत्या कर दी और बाद में इन दोनों राज्यों में समझौता भी हो गया था। ईसा की पहली शताब्दी के अनुसार पुगलुर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेर शासकों की सबसे ज्यादा जानकारी चेर किससे मिलती है?
तो ईसा की प्रथम शताब्दी में उल्लिखित पुगलुर शिलालेख से। याद रखेंगे कौन शिलालेख? तो पुगलुर शिलालेख से ईसा की पहली शताब्दी में इस चेर राजवंश के 3 पीढ़ियों के जानकारी मिलती है। कितनी पीढ़ियों की? तो 3 पीढ़ियों की, पुगलुर शिलालेख से। तो यह तो था चेर वंश का प्रारंभिक इतिहास, इसके बारे में परिचय। अब हम लोग इसके शासकों को देखें। तो पहला जो शासक था उसका नाम था उदयन जेरल, या जिसे उदयन जेरल भी कहा जाता है। तो उदयन जेरल या उदयन जेरल यह पहला शासक था इस चेर वंश का। चेर वंश का प्रथम शासक एवं लगभग 130 ईस्वी में चेर वंश की स्थापना। तो उदयन जेरल या उदयन जेरल चेर वंश का पहला शासक था और लगभग 130 ईस्वी में इसने इस चेर वंश की स्थापना की थी। दयावान शासक एवं एक बहुत बड़ा पाकशाला अर्थात भोजनालय का निर्माता एवं इस पाकशाला से अपनी जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन करवाता। तो यह फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस उदयन जेरल के बारे में कि यह जो उदयन जेरल था यह एक दयावान शासक था, लोगों के प्रति यह दया भाव दिखाता था और इसी कारण इसने एक पाकशाला का निर्माण किया। पाकशाला अर्थात भोजनालय का निर्माण किया और इस पाकशाला से अपनी जनता में उन्मुक्त रूप से यह सभी जनता को भोजन करवाता था। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकशाला या भोजनालय का निर्माण किसने करवाया? तो उदयन जेरल ने। उदयन जेरल ने पाकशाला या एक बहुत बड़ा पाकशाला या भोजनालय का निर्माण कराया और इस पाकशाला से अपनी जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन करवाता था और यह एक दयावान शासक था। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराने के कारण महाभोजक उदया जेरल की उपाधि। हालांकि यह एक काल्पनिक फैक्ट है, पता चलता है कि यह काल्पनिक फैक्ट है, फिर भी इसे एक उपाधि मिली थी। इसके बारे में कई इतिहासकारों को पता नहीं है कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को इस उदयन जेरल ने भोजन कराया था, इसी कारण इसे महाभोजक उदया जेरल की उपाधि प्राप्त हुई थी। कौन सी उपाधि? तो महाभोजक उदया जेरल की उपाधि। समकालीन तमिल कवि परनार, तो याद रखेंगे इस उदयन जेरल के समय या फिर उदयन जेरल के समय समकालीन जो कवि थे उनका नाम था परनार, जो इस तमिल वंश के एक प्रसिद्ध कवियों में से एक थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो समकालीन कवि तमिल कवि थे परनार। इसे उपाधि को क्या क्या मिली थी? तो पेरिन जोरम उदयन, 12 भवन, बाण वर्मवन, ये उपाधियां कवि मुदी नागरायण के द्वारा रचित पूरम नामक ग्रंथ में। तो उदयन जेरल को उपाधि मिली थी पेरुन जेरल उदयन, 12 भवन, बाण वर्मवन, ये सभी उपाधियां मुदी नागरायण के द्वारा रचित पूरम नामक ग्रंथ में लिखा गया था। तो उपाधियां जो था यह मुदी नागरायण के द्वारा दिया गया और इसकी चर्चा उन्होंने अपने पूरम नामक ग्रंथ में की थी। कौन कौन सी उपाधि? तो पेरुन जोरम उदयन, हालांकि पेरुन जोरम उदयन इसका एक पुत्र भी था जो बाद में शासक बनेगा, जो उसको हम लोग आगे देखेंगे भी। 12 भवन, वान वर्मवन, ये सभी उपाधियां इसे प्राप्त हुई। इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था नेदुन जेरल आदन। तो नेदुन जेरल आदन यह उदयन जेरल का पुत्र था। तो उदयन जेरल का पुत्र एवं 155 ईस्वी के लगभग चेर वंश का अगला शासक, वीर एवं प्रतापी शासक एवं चोल नरेश उर्वपघरेर इलयन पर विजयी। तो याद रखेंगे 155 ईस्वी में उदयन जेरल का पुत्र नेदुन जेरल आदन अगला चेर शासक बनता है और यह एक वीर एवं प्रतापी शासक था जिसने चोल नरेश
उर्वप घरेर इलयन को पराजित किया। याद रखेंगे, उर्वप घरेर इलयन जो कि संगम युग में चोल वंश का एक शासक था। याद रखेंगे, मालाबार तट पर किसी शत्रु को पराजित करके यवनों, रोम एवं अरब के व्यापारी को यवन व्यापारी कहा जाता था, को बंदी एवं बहुत बड़ी रकम लेने के बाद छोड़ा। याद रखेंगे, तो मालाबार तट पर किसी शत्रु को पराजित करके यवन व्यापारियों को इसने बंदी बना लिया। यवन व्यापारी अर्थात रोम एवं अरब के व्यापारी, और इसके बाद यह बहुत बड़ी रकम लेने के बाद उन बंदियों को छोड़ दिया। 7 राजाओं या 7 छत्र राजाओं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 7 छत्र राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि एवं हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार करके इमयावरम्मन की उपाधि, तो एक और शासक इमयावरम्मन की उपाधि धारण करेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, इस नेदुन जेरल आदन ने सप्त राजाओं को पराजित किया और अधिराज की उपाधि धारण की। साथ ही साथ यह अपने राज्य का विस्तार हिमालय तक किया और इसके बाद इमयवरम्मन की उपाधि धारण की। इमयवरम्मन का मतलब होता है हिमालय पर विजय। याद रखेंगे कि नेदुन जेरल आदन ने सप्त छत्र राजाओं को पराजित कर अर्थात 7 छत्र राजाओं को पराजित करके अधिराज की उपाधि ग्रहण की और हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार करके इमयवरम्मन की उपाधि धारण की। इसका पुत्र था कलंगा यक्कनी नारमुड्डी छिरल। तो कलंगा यक्कनी नारमुड्डी छिरल सेनगुट्टवन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था सेनगुट्टवन, वास्तव में इसका नाम था धर्मपरायण गुट्टवन, और पेरुन जेरल इरमपुरुई। तो इसके 3 पुत्र थे नेदुन जेरल आदन के। एक का नाम था कलंगायक्कनी नारमुड्डी छिरल, दूसरे का नाम था सेनगुट्टवन अर्थात धर्मपरायण गुट्टवन इसका वास्तविक नाम था, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था पेरुन जेरल इरमपोरई। तो पेरुन जेरल इरमपुरई, इसकी मृत्यु नेदुन जेरल आदन ने आत्महत्या की थी। तो अंतिम युद्ध में चोल शासक करिकाल से पराजित होने के बाद दुखी एवं शर्म से आत्महत्या। तो अंतिम युद्ध इसका जो नेदुन जेरल आदन का हुआ था वह चोल शासक करिकाल से हुआ था, जिसमें करिकाल ने इस पर विजय प्राप्त किया, इसको पराजित किया और इसी से यह दुखित होकर नेदुन जेरल आदन दुखी रहने लगा और बाद में शर्म से इसने आत्महत्या भी कर लिया। याद रखेंगे, इसके बाद अगला शासक बनता है पलैया नय सैलकलु कुट्टवन, जो कि इसका छोटा भाई था। नेदुन जेरल आदन का छोटा भाई था और यह मात्र कुछ ही समय के लिए शासक बना, लेकिन शासक बनते ही इसने सेना का विस्तार किया, हालांकि कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु भी हो गई। तो इसी कारण इसे कई इतिहासकारों ने शामिल भी नहीं किया है, लेकिन हमने इसे बताया है कि शायद इससे प्रश्न आ जाए। तो अगला शासक बनता है नेदुन जेरल आदन का छोटा भाई पलैया नय सैलकलु कुट्टवन। नेदुन जेरल आदन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कुछ दिनों के लिए अगला चेर शासक, जिसकी सेना में हाथियों की संख्या सबसे अधिक। तो नेदुन जेरल आदन के बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था पलैया नय सैलकलु कुट्टवन, और यह कुछ दिनों तक के लिए शासक बनता है, जिसकी सेना में हाथियों की संख्या सबसे अधिक थी। संगम साहित्य के अनुसार अगप्पा दुर्ग एवं कोंगू प्रदेश पर विजय प्राप्त कर अधिराज की उपाधि, तो इसने भी विजय प्राप्त किया था पलैया नय सैलकलु कुट्टवन ने। तो संगम साहित्य के अनुसार इसने अलप्पा दुर्ग एवं कोंगू प्रदेश पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद अधिराज की उपाधि धारण की।
अगला जो शासक बनता है, जो इस वंश का एक सबसे महानतम शासक था, जिसका नाम था धर्मपरायण कुट्टवन। याद रखेंगे, धर्मपरायण कुट्टवन, जो बाद में सेन गुट्टवन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धारण किया और इसी सेन गुट्टवन के नाम से भी इसे जाना गया। यह काफी प्रसिद्ध हुआ। तो सेन गुट्टवन के नाम से ही किताबों में इसका नाम उल्लिखित ज्यादातर किया गया है। तो वास्तविक इसका नाम था धर्मपरायण गुट्टवन, जो सेन गुट्टवन की उपाधि महत्वपूर्ण उपलब्धि धारण किया था। तो नेदुन जेरल आदन का पुत्र एवं 180 ईस्वी के लगभग चेर वंश का अगला शासक, वीर एवं सबसे महानतम चेर शासक। तो 180 ईस्वी में नेदुन जेरल आदन का पुत्र, जिसका नाम था धर्मपरायण कुट्टवन, वह अगला चेर शासक बनता है, जो वीर एवं सबसे महानतम चेर शासक था। संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि परनर द्वारा प्रशंसा एवं लाल चेर की उपाधि, लाल चेर का अर्थ अच्छा चेर, याद रखेंगे। तो संगमकालीन कवियों में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो परनर थे, हमने बताया, और उन्होंने इसकी प्रशंसा की। तो सेन गुट्टवन की प्रशंसा संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि परनर ने की और उसे लाल चेर की उपाधि दी। तो लाल चेर के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्थात अच्छा चेर, कि जो सेन गुट्टवन था वह सबसे अच्छा चेर था, लाल चेर था। यह बात किसने बताई? तो संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि परनर ने, और इसी परनर ने इनकी प्रशंसा भी की। किसकी? तो सेन गुट्टवन की। धर्मपरायण कुट्टवन द्वारा अपनी मजबूत नौसेना के द्वारा मोहूर प्रदेश पर विजय प्राप्त कर सेन गुट्टवन एवं अधिराज की उपाधि। तो याद रखेंगे कि इस धर्मपरायण कुट्टवन या सेन गुट्टवन के पास एक मजबूत नौसैन्य शक्ति थी, अर्थात नेवी की सेना थी, समुद्री सेना थी, याद रखेंगे, जल सेना। तो मजबूत नौसैन्य शक्ति के द्वारा इस सेन गुट्टवन ने मोहूर प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। किस पर? मोहूर प्रदेश पर। और सेन गुट्टवन और अधिराज की उपाधि धारण की। तो यहीं पर इसने सेन गुट्टवन की उपाधि धारण की। कब? जब यह मोहूर प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। किसके द्वारा? तो नौसैन्य शक्ति के द्वारा, जल सेना के द्वारा, और अधिराज की भी उपाधि धारण की। कला एवं साहित्य का संरक्षक। तो एक मजबूत एवं वीर साम्राज्य होने के साथ साथ यह एक कला एवं साहित्य का भी संरक्षक था। कौन? तो सेन गुट्टवन। दक्षिणी प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण सबसे इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आने की संभावना बनी रहती है। तो इसने एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसे कन्नगी पूजा या पतिनी पूजा कहा जाता है। तो दक्षिणी प्रायद्वीप में पतिनी अर्थात पत्नी या कन्नगी पूजा की शुरुआत, कन्नगी का मतलब होता है पत्नी, तो तमिल में कन्नगी कहा जाता था, पतिनी कहा जाता था पत्नी को। तो इसकी पूजा की शुरुआत की, एक मूर्ति बनाकर इसकी पूजा की जाती थी। तो दक्षिणी प्रायद्वीप में पतिनी अर्थात पत्नी या कन्नगी पूजा की शुरुआत की। इस पूजा के अंतर्गत एक आदर्श तथा पति धर्म के प्रतीक पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा। तो दक्षिणी प्रायद्वीप में इस सेन गुट्टवन ने पत्नी अर्थात पत्नी या कन्नगी पूजा की शुरुआत की। इस पूजा के अंतर्गत एक आदर्श तथा पति धर्म के प्रतीक पत्नी की पूजा की जाती थी, एक मूर्ति बनाकर, याद रखेंगे। कन्नगी अर्थात पत्नी की याद में एक विशाल मंदिर और उसकी प्रतिमा का निर्माण। तो इस किसने? तो सेन गुट्टवन ने कन्नगी अर्थात पत्नी की याद में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और उसकी प्रतिमा का भी निर्माण किया। पत्नी पूजा के लिए पत्थर किसी आर्य शासक से
युद्ध के बाद प्राप्त किया गया और गंगा में स्नान कराकर चेर देश लाया गया। तो इस सेन गुट्टवन ने कन्नगी अर्थात पत्नी की याद में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया और उसकी प्रतिमा का भी निर्माण किया। यह जो पत्नी पूजा के लिए पत्थर मंगाया जाता था वह किसी आर्य शासक से युद्ध के बाद प्राप्त किया गया और गंगा में स्नान करके इसे चेर प्रदेश में लाया गया था। याद रखेंगे, चोल, पांड्य और श्रीलंका के शासकों का पत्नी पूजा में समर्थन। तो इस सेन गुट्टवन के साम्राज्य में जो पत्नी पूजा की शुरुआत हुई थी उसके लिए समर्थन किससे मिला था? तो चोल, पांड्य और श्रीलंका के शासकों का समर्थन मिला था। याद रखेंगे। और बाद में और इसका जो प्रमुख सेन गुट्टवन था पत्नी पूजा का, यही सेन गुट्टवन बना था। याद रखेंगे। कुशल सेना नायक, घोड़ा, हाथी एवं नौ सेना का बेड़ा एवं अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र के बीच। तो यह जो सेन गुट्टवन था वह एक कुशल सेना नायक था। घोड़ा, हाथी एवं नौसेना का बेड़ा इसके पास था और अपनी साम्राज्य का विस्तार इसने कहां से कहां तक किया? तो पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र के बीच किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध का विकास। तो इस सेन गुट्टवन ने रोम साम्राज्य के साथ अपने व्यापार का खूब विकास किया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बड़ी मात्रा में नौसैन्य शक्ति थी, नेवी थी, जल सेना थी। याद रखेंगे। तो रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध का काफी विकास किया। किसने? तो सेन गुट्टवन ने। दक्षिण भारत से चीन दूत भेजने वाला पहला भारतीय। तो यह जो सेन गुट्टवन था दक्षिण भारत से दूत भेजा था। कहां पे? दूत मंडल तो चीन भेजा था। तो दक्षिण भारत से अपना दूत मंडल भेजने वाला पहला भारतीय था, तो उसका नाम था सेन गुट्टवन। याद रखेंगे कि दक्षिण भारत से चीन दूत भेजने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सेन गुट्टवन था। रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के मंदिर का निर्माण। तो इस सेन गुट्टवन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के मंदिर का निर्माण किया। याद रखेंगे कि रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इस सेन गुट्टवन ने। तो यह तो था सेन गुट्टवन। इसके बाद एक दो शासक और बचे हैं, कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो इसके बाद यह चेर वंश समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे अगले कुछ शासकों के साथ। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस चेर वंश को कंटिन्यू करेंगे और चेर वंश के अगले शासकों को देखेंगे। एक दो शासक है जिनसे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि एक दो प्रश्न कभी आए भी हैं, तो उन्हें देखेंगे और इसके बाद चेर वंश समाप्त हो जाएगा। तो चेर वंश का जो अगला शासक बनता है उसका नाम था पेरुंजेरल इरुम्पोरई। तो पेरुंजेरल इरम्पोरई अगला शासक बनता है पेरुंजेरल इरम्पोरई। तो लगभग 190 ईस्वी में चेर वंश का अगला शासक महान शासक एवं सेन गुट्टवन का पुत्र। तो सेन गुट्टवन का पुत्र पेरुंजेरल इरम्पोरई अगला चेर शासक बनता है 190 ईस्वी में, जो एक महान शासक था। सामंतों की राजधानी तडगुर पर आक्रमण कर विजयी। तो यह जो पेरुंजेरल इरम्पोरई था वह सामंतों की राजधानी
तड़गुर पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे कि तड़गुर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। आगे बताएंगे हम कि किस प्रकार किससे इनका जो होता है एक प्रकार का मैत्री संबंध बनता है चोलों और पांड्यों के साथ सामंतों का, फिर भी यह अकेले पराजित करता है। तो जिसको हम अभी देखेंगे, विद्वान अनेक यज्ञों का संपन्न करने वाला तथा वीर पुत्रों के पिता होने का गौरव प्राप्त। तो याद रखेंगे कि यह जो पेरुंजेरल इरमपोराई था वह विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों का संरक्षक था और स्वयं भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। तो याद रखेंगे कई यज्ञों को उसने संपन्न कराया था, अनेक यज्ञों को संपन्न कराने वाला विद्वान भी था, उसे विद्वान के रूप में जाना जाता है, अनेक यज्ञों को संपन्न कराने वाला के रूप में जाना जाता है और वीर पुत्रों का पिता के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे और साथ ही साथ वह विद्वानों का संरक्षक भी था। तो पेरुंजेरल इरमपोराई विद्वान अनेक यज्ञों को संपन्न कराने वाला और वीर पुत्रों के पिता होने का गौरव प्राप्त किया, अर्थात वह विद्वानों का संरक्षक भी था। समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय पर चेर वंश के चिन्ह अंकित किया और इमर यवरंबन अर्थात हिमालय तक सीमा वाला की उपाधि धारण की। इमर यवरंबन की उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है। तो इस पेरुंजेरल इरमपोराई ने समस्त भारत पर विजय प्राप्त करके हिमालय पर चेर वंश का चिन्ह अंकित किया और उसने इमरय वरंबन अर्थात हिमालय तक सीमा वाला की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, इमरय वरंबन की उपाधि धारण की। और कहां पर अपना चेर वंश का चिन्ह अंकित किया? तो हिमालय पर संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके। इसने अपनी राजधानी मंदरई स्थापित की। हालांकि मूल राजधानी वंजी, जिसे कुरुवर भी कहा जाता था, वही रही। तो इसने पेरुंजेरल इरमपोराई ने अपनी राजधानी मरंदई में स्थापित की, लेकिन मूल राजधानी वंजी, जिसे कुरुवर या कनक कहा जाता था, वहीं पे स्थापित की गई, वहीं पे रही, जिसे केरल क्षेत्र, केरल प्रदेश भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि पेरुंजेरल इरमपोराई ने अपनी राजधानी मरंदई में स्थापित की, लेकिन मूल राजधानी वंजी या कुरुवर ही रही। वंजी, जिसे कुरुवर के नाम से जाना जाता था, केरल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कनक के नाम से जाना जाता था, वही रही। दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती आरंभ करवाने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ चेर डायनेस्टी। तो चेर डायनेस्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह कई बार आया हुआ है कि किसने जो है सबसे पहले गन्ने की खेती की शुरुआत की, या फिर यूं कहें कि दक्षिणी भूभाग में या दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती की शुरुआत करने वाला जो शासक था या प्रथम भारतीय था, वह पेरुंजेरल इरमपोराई था, जो चेर वंश का शासक था। और इस गन्ने की खेती को आरंभ करने के बाद ही आदि गयमान और नडुमान, जो पेरुंजेरल के सामंत थे, तो इसने गन्ने की खेती आरंभ करने के बाद पेरुंजेरल के सामंत थे आदि गयमान और नडुमान, उनके द्वारा रचित चोल तथा पांड्य राज्यों की मोर्चा। तो इन दोनों ने मिलकर चोल एवं पांड्य राज्यों के साथ मिलकर एक मोर्चा तैयार किया, लेकिन इस पेरुंजेरल इरमपोराई ने अकेले ही विजय प्राप्त कर लिया एवं तंडगुर नामक किले पर कब्जा कर लिया। बाद में आदि गयमान इस पेरुंजेरल का मित्र बन गया। याद रखेंगे। तो दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती आरंभ करने के बाद पेरुंजेरल इरमपोराई ने
आदि गैमान और नडुमान जो कि इसके सामंत थे, इनके द्वारा रचित चोल एवं पांड्य राज्यों के साथ मोर्चा को इसने अकेले ही पराजित किया। तो चोल एवं पांड्य राज्यों के साथ मिलकर इसके दो सामंत आदि गैमान और नडुमान ने एक मोर्चा बनाया। इन मोर्चा को पराजित किया अकेले ही पेरुंजेरल इरम्पोराई ने, और उसके बाद तड़गुर नामक किले पर कब्जा कर लिया, और बाद में आदि गैमान इस पेरुंजेरल का मित्र बन गया जो इसका सामंत था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम गन्ने की खेती किसने आरंभ की? तो पेरुंजेरल इरम्पोराई ने, या यूं कहे कि प्रथम भारतीय जिसने गन्ने की खेती की शुरुआत की, तो पेरुंजेरल इरम्पोराई। पांड्य एवं चोलों से युद्ध कर बहुत सारा धन वंजी लाया, और उसके बाद जो मोर्चा बनाया था इस आदि गैमान और नडुमान ने चोल एवं पांड्यों के साथ मिलकर, तो पांड्य एवं चोलों से युद्ध कर इस पेरुंजेरल इरम्पोराई ने बहुत सारा धन कहां पे ले आया? तो अपनी मूल राजधानी वंजी ले आया। याद रखेंगे, वंजी। टॉलमी के अनुसार पेरुंजेरल इरम्पोराई के समय वंजी से बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो टॉलमी ने कहा कि पेरुंजेरल इरम्पोराई के समय के बहुत सारे रोमन सिक्के वंजी से प्राप्त हुए। तो टॉलमी ने कहा कि पेरुंजेरल इरम्पोराई के समय के बहुत सारे रोमन सिक्के, अर्थात इसके समय बहुत सारे रोमन सिक्के चलते थे, तो इसके समय के बहुत सारे रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो वंजी से प्राप्त हुए। यह बात किसने कहा? तो एक यात्री टॉलमी ने। संगमकालीन कवियों के अनुसार संगमकालीन अंतिम चेर शासक, पर वास्तव में अंतिम चेर शासक नहीं। तो संगमकालीन तमिल कवियों ने कहा कि पेरुंजेरल इरम्पोराई यह अंतिम चेर शासक था, लेकिन वास्तव में यह अंतिम चेर शासक नहीं था। तो याद रखेंगे कि संगमकालीन कवियों ने कहा कि पेरुंजेरल इरम्पोराई यह संगमकालीन अंतिम चेर शासक था, पर वास्तव में यह अंतिम चेर शासक नहीं था। सेनगुट्टवन के बाद चेर वंश का विभाजन कई शाखाओं में, कई उप शाखाओं में। तो सेनगुट्टवन के बाद सेन वंश, जो चेर वंश था, उसका विभाजन कई उप शाखाओं में हो गया, अर्थात चेर वंश कई उप शाखाओं में बट गया। जैसे इसका जो कई उप शाखाओं के जो राजा था, सबसे पहला राजा बना अंधुवन, उसके बाद उसका पुत्र बालियादन बना, इसके बाद इसका पुत्र अय बना, अय का पुत्र पारी बना। हालांकि इनके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सभी उप शाखाएं थी। हमको मूल शाखाओं के बारे में जानकारी चाहिए, हमको मूल शाखाओं के बारे में ही केवल जानकारी जाननी है। तो याद रखने के लिए हमने बता दिया कि सेनगुट्टवन के बाद चेर वंश का विभाजन कई उप शाखाओं में हो गया था, जिसमें कौन कौन से राजा हुए? तो पहला राजा बना अंधुवन, उसके बाद अंधुवन का पुत्र बालियादन बना, उसके बाद बालियादन का पुत्र अय बना, और अय का पुत्र पारी बना, और भी कुछ शासक हुए जिनके बारे में जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उप शाखा के राजा ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। ये याद रख सकते हैं कि जो चेर वंश का उप शाखा था, उसके राजा किस धर्म के संरक्षक थे? तो ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। याद रखेंगे। पेरुंजेरल इरम्पोराई सेनगुट्टवन के बाद मुख्य शाखा का राजा, लेकिन पेरुंजेरल इरम्पोराई सेनगुट्टवन के बाद मुख्य शाखा का ही राजा था। तो इसी को हम लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो पेरुंजेरल इरम्पोराई सेनगुट्टवन के बाद मूल शाखा का, मुख्य शाखा का राजा था। बाकी ये जो थे अंधुवन, आदन, अय और पारी, ये उप शाखा के थे, जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम है, याद रख सकते हैं। और यह किस धर्म के संरक्षक थे? तो ब्राह्मण धर्म के। और सेनगुट्टवन के बाद ही यह उप शाखाओं में बट गए थे।
इसके बाद जो शासक बनता है राजा, कौन बनता है? तो कडक्को इलंजी राज इरमपुरई। तो पेरुनजेरल इरमपुरई के बाद अगला चेर राजा बनता है कडक्को इलंजी राज इरमपुरई। पेरुनजेरल इरमपुरई के बाद अगला चेर राजा तथा चोल एवं पांड्यों पर विजय। तो इसने भी चोल एवं पांड्यों पर विजय प्राप्त किया था। किसने? तो कडक्को इलंजीराज इरमपुरई ने, जो कि पेरुनजेरल इरमपुरई के बाद अगला शासक बना। इसके बाद अंतिम शासक 210 ईस्वी में मांदार जेरल इरमपुरई बना। मांदार जेरल इरमपुरई अंतिम शासक बना 210 ईस्वी में, और इसी समय यह मात्र 210 ईस्वी तक ही शासक रहता है, और इसे पराजित करता है पांड्य शासक नेडुंजेलियन। और इसके बाद ये चेर वंश इस पांड्य वंश के अधीन हो जाते हैं और चेर वंश की अस्तित्व समाप्त हो जाती है। तो 210 ईस्वी में अंतिम चेर शासक मांदार जेरल इरमपुरई। तो मांदार जेरल इरमपुरई यह चेर वंश का अंतिम शासक था, जो 210 ईस्वी में चेर शासक बना। इसका अन्य नाम था सेय। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेय का मतलब होता है हाथी की आंख वाला। इसकी आंख हाथी के समान थी, इसी कारण इसे सेय कहा जाता है। कुछ लोग इसे सैय भी कहते हैं, याद रखेंगे, सैय। तो सेय या सैय इसका मतलब होता है हाथी की आंख वाला। तो इसकी आंख हाथी के समान थी, इसी कारण इसे सेय या सैया कहा जाता है। किसे? तो मांदार जेरल इरमपुरई को, जो 210 ईस्वी में अंतिम चेर शासक बना। सुविख्यात तमिल कवित्री ओवैयार का समर्थक एवं 7 संरक्षकों में से एक। तो हमने बताया था कि तमिल कवित्री थी ओवैयार, जो कि चेर वंश में ही, चेर वंश और पांड्य वंश दोनों की ही महत्वपूर्ण कवित्री थी। तो चेर सुविख्यात तमिल कवित्री ओवैयार का यह समर्थक था, और ओवैयार के 7 संरक्षक थे। उन्हीं 7 संरक्षकों में से यह मांदार जेरल इरमपुरई भी इसका संरक्षक था। किसका? तो सुविख्यात तमिल कवित्री ओवैयार का, याद रखेंगे, इरमपुरई। ओवैयार के द्वारा मांदार जेरल इरमपुरई की प्रशंसा में एक गीत की रचना। तो चूंकि इसका बहुत बड़ा समर्थक था और संरक्षक था, तो इसी कारण ओवैयार ने मांदार जेरल इरमपुरई की प्रशंसा में एक गीत की रचना की गई। तो ओवैयार ने मांदार जेरल इरमपुरई की प्रशंसा में एक गीत की रचना की। मांदार जेरल इरमपुरई का मूल नाम गजमुख सिये 210 ईस्वी में सत्ता ग्रहण करने के बाद मांदार जेरल इरमपुरई की उपाधि। हालांकि इसका मूल नाम क्या था? गजमुख सिये, अर्थात हाथी की आंख वाला। सेय भी था, गजमुख सिया भी था, मूल नाम इसका यही था। लेकिन 210 ईस्वी में जब यह सत्ता ग्रहण किया, तो इसने मांदार जेरल इरमपुरई की उपाधि धारण की, याद रखेंगे। तो यह पूछा जाता है कि गजमुख सिया, सैय या सेय किसका नाम था? तो मांदार जेरल इरमपुरई की, जो इस चेर वंश का अंतिम शासक था। 210 ईस्वी में यह सत्ता पर बैठा, और सत्ता पर बैठने के बाद ही मांदार जेरल इरमपुरई की उपाधि धारण की, याद रखेंगे। और किसका यह समर्थक था? तो प्रसिद्ध तमिल कवित्री जिसका नाम था ओवैयार, उसका समर्थक था, और उसके 7 संरक्षकों में से यह एक था। बहुत बड़ा समर्थक था, और इसी समर्थन के कारण तमिल कवित्री ओवैयार ने इसके प्रशंसा में एक गीत की भी रचना की थी। समकालीन पांड्य शासक नेडुंजेलियन के द्वारा पराजय एवं चेर वंश समाप्त तथा संपूर्ण चेर वंश पर पांड्यों का कब्जा। याद रखेंगे कि समकालीन पांड्य शासक
नेडुनजेलियन ने 210 ईस्वी में पांड्यों के अधीन तो 210 ईस्वी में चेद वंश के अंतिम शासक मंदार जेरल इरमपुरई के समकालीन पांड्य शासक जिसका नाम था नेडुनजेलियन, उसने मंदार जेरल इरमपुरई को 210 ईस्वी में पराजित किया और उसके बाद चेर वंश की समाप्ति हो गई। चेर वंश पर पांड्यों का कब्जा हो गया और 210 ईस्वी में यह चेर वंश पांड्यों के अधीन हो गया और चेर वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पांड्य और चोल वंश को देखेंगे जो संगम कालीन पांड्य और चोल वंश होंगे और इसके बाद यह संगम युग हो जाएगा समाप्त। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चीजों को लिख कर और सुनकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और कनेक्ट करके एक अच्छा नोट्स बनाएं और यह मेंस स्पेशलिस्ट टॉपिक हो। ये जितने सारे हैं वीडियो ये सभी मेंस स्पेशलिस्ट बनाए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, तो इनको एक नोट्स जरूर बना लें क्योंकि इतने ज्यादा फैक्ट लगभग कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक